वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। होम साइंस का चैप्टर 1 होगा जो कि बीए द्वितीय वर्ष से संबंध रखता होगा। तो ओवरऑल आज की वीडियो के अंतर्गत हम बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान के सिलेबस के अकॉर्डिंग नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लाइव क्लास के माध्यम से आपको पेपर 1 के चैप्टर 1 के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आपके सामने हमने चैप्टर अपलोड कर दिया था, मतलब कि जो सिलेबस होता है इसका न्यू, उसको आपके सामने पहले ही हमने प्रदर्शित कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सिलेबस की वीडियो आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो यहाँ पर देखने का प्रयास करें। ओके, तो आज का जो लेक्चर यानी चैप्टर का नाम क्या है, भोजन यानी फूड पर हम चर्चा करने वाले हैं कि फूड यानी कि इंट्रोडक्शन टू फूड के बारे में चर्चा करेंगे, यानी आहार क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने बताया होगा डेफिनेशंस ऑफ फूड, ये चैप्टर 1 के अंतर्गत इस आपके शामिल है। ओके, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फूड की कार्य मतलब कि सबसे पहले हम फूड का अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, उसके बाद में उसके कार्य को देखेंगे, महत्व को देखेंगे और उसका वर्गीकरण देख लेंगे। मतलब भोजन से जो भी प्रश्न एग्जाम्स में आज तक बने हैं पिछले 10 सालों में, वो सब के सब यहीं से बने हैं और पूरा का पूरा चैप्टर इसी के अंतर्गत आता है। तो अब हम आज की वीडियो के अंतर्गत पूरा का पूरा आपका चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। भोजन से संबंधित तमाम सारे मुद्दे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में विधिवत रूप से हम चर्चा करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। कैसे प्रश्न आएंगे उसको भी बता दूंगा। अगर आपकी परीक्षा में बाई चांस ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो भी यह लेक्चर देखने के बाद में आप मतलब कि लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही साथ अगर आप के सिलेबस में बात करूं, अगर आपके सिलेबस में लिखित परीक्षा होती है तो आप जो है इस सिलेबस से भी लाभान्वित हो सकेंगी। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखती हैं या रखते हैं, तो अगर आपके पेपर का क्या नाम है, आहार एवं पोषण का मौलिक सिद्धांत या आहार एवं पोषण के मूल तत्व, कुछ ऐसा पेपर का नाम होता है, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन आपके पेपर का अगर नाम है तो यह लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम विस्तार से चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से इस वीडियो में आपकी लाइक्स वगैरह और आपके व्यूज़ अगर आज खासी मात्रा में आ जाते हैं तो आपके सामने और भी यानी कि चैप्टर 2 के भी, चैप्टर 3 इसी प्रकार से जो है पेपर 2 में भी, और पेपर 1 का तो मैं दे ही रहा हूँ, तो इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, तो ये सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे। ओके, चलिए फिर प्रारंभ किया जाए कक्षा को बिना समय गवाए हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर जो है इस प्रकार से कुछ स्लाइड के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास। वैसे मैं इसको बोर्ड पर भी पढ़ाना चाहता था, लेकिन बोर्ड पर पढ़ाने में बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, लिखने में उसमें समय लगता है, और ये जो है इसको कंटेंट इकट्ठा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और ये आपको उचित मात्रा में मिल पा रहा होगा, सही तरीके से स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, जो चीज़ें मैं मोस्ट बताऊँगा उसकी नोट्स बना लीजिएगा। तो इसमें जो कुछ नोट्स बनाने लायक चीज़ें हैं उसको आप नोट्स में लिख लीजिए, कुछ को नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ आपको सारी की सारी बातों को जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान नहीं रखना, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो सारे के सारे आपके एग्जाम्स में बात की जाए, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो प्रश्न जैसे कि बात किया, प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा जाए, प्रश्न बता दूं, उसके बाद में उत्तर के स्वरूप में आप इनमें से बहुत सारे जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, आपके पास जानकारी हो जाएगी, तो आप कुछ भी लिखेंगे इससे रिलेटेड, मतलब कि कोई भी प्रश्न पूछा है भोजन को लेकर के, अगर आप इनमें से कुछ भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा अच्छी खासी मात्रा में। बस आपको लिखना है, बीए में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लिखना, और बस आप लिखने पर ही फोकस करें। जैसे मान लेते हैं प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा कि भोजन की परिभाषा देते हुए उसके कार्यों को समझाइए, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोजन से आप क्या समझती हैं या समझते हैं, इसकी हमें आवश्यकता क्या होती है और क्यों होती है, विस्तार से लिखिए या समझाइए। ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आप बिल्कुल कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर आपसे प्रश्न पूछा आता है कि भोजन का वर्गीकरण करके समझाइए, और भोजन के जो वर्गीकरण है उनका आधार क्या है, विभिन्न पोषक तत्व कैसे हैं, उनकी प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, कुछ भी पूछे एग्जाम्स में, तो आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद में बता सकेंगे। ओके, यहाँ पर हम भोजन के शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य, सभी कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, तो कोई भी प्रश्न आपसे बच करके नहीं जाएगा। ठीक, आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मानव शरीर की तुलना में भाप से चलने वाले रेल की, मतलब कि मानव शरीर की जो तुलना की जाती है
भाप से चलने वाला जो इंजन है उससे की जाती है। जिस प्रकार से रेल के इंजन में कोयला जला करके भाप के द्वारा उसे गतिशील रखने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है या फिर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, किससे? कोयला के माध्यम से। कोयला की आवश्यकता होती है भाप के इंजन को चलाने के लिए। तो कोयला क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक यही कार्य जो होता है भोजन करता है हमारे शरीर में। मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। और भोजन से जब हमको ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा मतलब एक प्रकार से शक्ति यानी एनर्जी, उसी एनर्जी से हम और आप चलते हैं, हम और आप बोलते हैं, हम आप आपस में बातें करते हैं, खेलते हैं, नाना प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको समझाई जा रही है। तो आप ये देखें, आप आसानी से बता सकते हैं कि भोजन जो होता है वह तत्व या फिर वह सामग्री होती है जो कि जो कि एक रेल के इंजन की भांति होती है। जिस प्रकार से रेल के इंजन को चलने के लिए चाहे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता हो, चाहे बात की जाए डीजल पेट्रोल की आवश्यकता हो, चाहे बात की जाए कोयले की आवश्यकता हो, ठीक उसी प्रकार से मानव शरीर को चलने के लिए खाने अर्थात भोजन की आवश्यकता होती है। जो भोजन उसको कि जिस प्रकार से कोयला या फिर डीजल पेट्रोल उसको रेल के इंजन को जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से भोजन जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अनेक प्रकार के कार्यों को संपन्न कर पाते हैं या कई प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ भी आप आसानी से अपने बता सकते हैं आप अपनी भाषा में। तो ये बात समझ में आई कि भोजन का कार्य भोजन क्या होता है। तो भोजन आपके समझ में आ गया होगा निश्चित तौर पर। ठीक, भोजन शरीर को पोषण प्रदान करता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों होते हैं जिनका संतुलित प्रयोग शरीर को स्वस्थ जो है एवं क्रियाशील बनाते हैं। पोषक तत्वों की बात की जाए तो पोषक तत्वों में मुख्य रूप से बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी शर्करा और स्टार्च, वसा, प्रोटीन, ये सब आ जाते हैं। ठीक, खनिज पदार्थ कुछ होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, ये सब होते हैं। जल, ये सब शरीर के लिए बात की जाए तो ये ही पोषक तत्व हैं और ये कार्य करते हैं। शरीर को पोषक तत्व जो होते हैं इन्हीं की आवश्यकता होती है। यानी कि जो विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जल होते हैं, खनिज लवण होते हैं या फिर अन्य प्रकार की चीज़ें यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं? शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को एक प्रकार से एनर्जी देने का काम करते हैं। तो ये पोषक तत्व होते हैं। हालांकि आगे चल करके हम पोषक तत्वों के बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है यानी जिसको फैट कहते हैं अंग्रेजी में, और उसके बाद में साथ ही साथ तमाम सारे मुद्दे यानी जल क्या है, खनिज लवण क्या है, कैल्शियम वगैरह क्या है, ये सब सोडियम क्या है, मैं सबको आपको बताने का प्रयास रहेगा। जो भी आपके सिलेबस में संकलित है सारे डाउट्स आपकी क्लियर होंगी। इतनी बात यहाँ तक आपके समझ में आई कि भोजन क्या है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो क्या करता है भाई, जो पोषक तत्व होते हैं और उन्हीं पोषक तत्व जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे साथ हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे अप्रत्यक्ष रूप से पोषक तत्व चले जाते हैं और वही पोषक तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं और क्रियाशील बनाए रखते हैं। ठीक, हम काम करने के योग्य बने रहें और हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रह सके। अब थोड़ा सा ये भोजन की परिभाषा और भोजन के कार्य को हमने भोजन के अर्थ को समझ लिया कि भोजन क्या होता है। अब थोड़ा सा भोजन के कार्य को हम समझ लेते हैं यानी कि फंक्शंस ऑफ फूड। ओके, अब फंक्शंस ऑफ फूड को समझने से पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी आप एग्जाम्स में जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उत्तर लिख रहे हो या लिख रही हो, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप हेडिंग डालें तो आप उसके नीचे अंग्रेजी के अक्षरों को जरूर मेंशन करें। ठीक, तो इससे क्या होता है, एक अलग सा प्रभाव आपकी कॉपी का पड़ता है एग्जामिनर के सामने और आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। देखिए, भोजन के कार्यों को हम निम्नलिखित 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला कार्य होगा शारीरिक कार्य, दूसरा कार्य होगा आपका मनोवैज्ञानिक कार्य और तीसरा कार्य होगा सामाजिक कार्य। अर्थात पहला कार्य होगा साइकोलॉजिकल जो है फिजिकोलॉजिकल। ओके, ठीक है, फिजिकोलॉजिकल यहाँ पर देखिएगा यानी फिजिकोलॉजिकल फंक्शंस। नेक्स्ट आपको हम यानी साइकोलॉजिकल फंक्शंस देखेंगे और सोशल फंक्शंस देखेंगे। अब हम सबसे पहले शारीरिक कार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। शारीरिक कार्य की बात की जाए तो शारीरिक कार्य जो है 3 तरीके से हमारे शरीर को कार्य करते हैं, हमारे शरीर में कार्य करते हैं। पहला, ऊर्जा प्रदान करते हैं। पहला तो शरीर में हमारी ऊर्जा जो प्राप्त होती है वह किसके कारण से होती है? वह भोजन के कारण ही होती है। नेक्स्ट बात की जाए, नए तंतुओं का निर्माण करना व फिर टूट फूट जो हो जाता है शरीर में उसकी मरम्मत करना भी किसका कार्य होता है? ये सब भोजन का ही कार्य होता है। नेक्स्ट बात की जाए जो आपका जो है तीसरा नंबर पॉइंट है, आगे हम उसको चर्चा कर लेते हैं। जो तीसरा नंबर आपका पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता
अर्थात जो इम्यूनिटी बनाती है वो भोजन जो है ही बनाती है, और इसी का विकास करना यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाना भी भोजन का कार्य होता है, और भोजन में जो प्राप्त पोषक तत्व होते हैं खास करके उनका। ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें हमने समझी। और दूसरा आपका कार्य कौन सा, मनोवैज्ञानिक कार्य, यहाँ पर देखेंगे साइकोलॉजिकल फंक्शन। नेक्स्ट है आपका सामाजिक कार्य यानी कि सोशल फंक्शंस। इसको लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे आप, सीधे सीधे आप लिख लीजिएगा कि भोजन का जो पहले हमने उदाहरण दिया वो उदाहरण मतलब कि सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे हेडिंग डाल करके, उसके बाद में भोजन के कार्य को लिख लीजिएगा, और 3 तरीके से कार्य बांट लीजिएगा, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। अब शारीरिक कार्य में आप क्या करेंगे, 3 तरीके से नीचे जिस तरीके से लिखा है इसको लिख लीजिएगा, या फिर इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है टेलीग्राम पर चैनल का नाम है, उसको सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हो उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक कार्य, शारीरिक कार्य को क्या बोला जाता है, यहाँ पर देखेंगे जो भी लिखा है इसको पढ़ेंगे, यानी कि फिजिकोलॉजिकल, ठीक है, मतलब कि फिजियोलॉजिकल जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है इसको कहते हैं, यानी कि फिजिकल मतलब होता है शरीर, फिजिकल मतलब क्या होता है शरीर, तो फिजिकोलॉजिकल। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका मतलब फंक्शन माने कार्य होता है। तो यहाँ पर देखेंगे भोजन के शारीरिक कार्यों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला तो हमने बताया था आपको पहले ही, तो पहले हम बात कर लेते हैं ऊर्जा प्रदान करने के जो है कैसे हमको हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है भोजन के माध्यम से, और किन किन तत्वों कौन कौन से तत्व हैं जो कि ऊर्जा प्रदान करवाते हैं, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऊर्जा प्रदान करना, हेडिंग डालेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे कि ऊर्जा शरीर की अनिवार्य आवश्यकता होती है। भिन्न भिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और आगे बात की जाए, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपके समझने के लिए लिखे गए हैं, बाकी आपको इनको सभी को रटना नहीं, बस इनको समझना है। आपको बस समझना है, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ कि आपको रटना नहीं, किसी भी मुद्दे को रटना नहीं, आपको समझ लेना है। आसानी से आप जो है अच्छे अंक प्राप्त करेंगी या करेंगे। ठीक है, शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को सामान्य क्लर्क यानी कि जो कुर्सी पर बैठ करके काम करता है व्यक्ति की तुलना में अनेक मतलब कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक परिश्रम करने वाला जो व्यक्ति है उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि मानसिक एनर्जी से अधिक मात्रा में होती है। यानी कि शारीरिक जो कार्य व्यक्ति करता है, यानी कुदाल कोड़ने वाला हो या फिर जो किसान वगैरह होता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है खेत वगैरह में कार्य करने से। और जो क्लर्क बैठा है वहाँ पर AC चल रही, तो उसको थोड़ा सा कम भी एनर्जी मिलेगी तो भी चल जाएगा, बट जो शारीरिक कार्य वाले हैं उनको मिलनी चाहिए। भोजन के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा शरीर की ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का क्या होती है, सुचारू रूप से संचालन करती है। साथ ही साथ शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन हैं। इन पोषक तत्वों को निम्नलिखित भोज्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखें कार्बोहाइड्रेट किन किन तत्वों को अगर हम ग्रहण करें, कौन कौन से भोजन खाएं, क्या क्या खाएं तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट है क्या, आइए समझते हैं थोड़ा सा। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। सबसे अधिक अगर ऊर्जा प्राप्त होती तो किससे, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, या बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम मान लेते हैं, 1 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट का अगर आप 1 ग्राम जो है ग्रहण करते हैं तो आपको 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो आप लिख लीजिएगा कि 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम बराबर 4 कैलोरी ऊर्जा जो कि शरीर को प्राप्त होती है। ठीक, अगर आप जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो आपको 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यह सुपाच्य होता है, मतलब अच्छा पाचन में योग्य होता है, मतलब कि सु माने बहुत अच्छा, पाच मतलब होता है पचाने वाला, फिर पचने वाला, जो ये अच्छा पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती पचने में, तथा इसके पाए जाने वाले भोज्य पदार्थों की संख्या भी अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट हम 2 प्रकार के प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बात की जाए, पहला है शर्करा यानी कि शुगर, नेक्स्ट है आपका स्टार्च। अब शर्करा में बात कीजिए, चीनी, शहद, गुड़, ये सब आ जाते हैं शर्करा में, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। यानी चीनी, शर्करा, शहद यानी कि जो मधु होती है, यानी कि आप जिसको हनी कहते हैं, तो वो भी क्या होती है एक प्रकार से, वह शर्करा होती है, शर्करा में कौन सी, तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट स्टार्च में बात की जाए तो ये गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला, इन सभी में भी मिठास आप थोड़ी बहुत मात्रा में देखते होंगे। तो ये जो मिठास होती है उनमें, या फिर इनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है, वह एनर्जी भी शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। वही एनर्जी शरीर को क्या करती है, ऊर्जा यानी शरीर को क्रियाशील बनाए रखती है, स्वस्थ बनाए रखती है।
तो स्टार्च जो है ये होता है, मतलब स्टार्च कौन, गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला, ये सब क्या है, ये सब स्टार्च हैं। और चीनी, गुड़, शहद, गुड़, मतलब ये सब कौन सा है, मतलब कि ये सब शर्करा है, ठीक, जो कि कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती हैं। आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेक्स्ट वसा के बारे में। वसा क्या है इसको थोड़ा समझ लेते भाई। वसा के बारे में यानी कि फैट। अब फैट के बारे में समझते हैं। वसा का 1 ग्राम बात की जाए, वसा का 1 ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप 1 ग्राम वसा का ग्रहण करते तो 9 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी। कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को अपने भोजन में वसा की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। वसा को हम तेल, मक्खन, घी, सूखे मेवे एवं क्रीम आदि साधनों पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वसा यानी कि फैट चाहिए, आपको फैट चाहिए, फैट जो होता है वो अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हुई, जैसे चूँकि आप गेहूँ, चावल, ये सब शकरकंद, आलू और ये सब खाते हैं, ये सब ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो इसीलिए जब 1 ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो चूँकि हम भोजन में ज़्यादा तत्वों को, किसके, कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं। जबकि बात की जाए जो वसा होती, फैट, जैसे तेल हम ज़्यादा थोड़ी ना खाते हैं, कम खाते हैं, तो इसीलिए चूँकि ज़्यादा एनर्जी देता यही है, ज़्यादा एनर्जी आपका वसा देगा कार्बोहाइड्रेट से। क्यों देगा, क्योंकि ये हम थोड़ा सा खाएंगे, मतलब एक कम समय में ज़्यादा एनर्जी देगा ये। जैसे कि 1 ग्राम अगर आप वसा लेते हैं तो 9 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है, ठीक। कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को अपने भोजन में वसा की मात्रा रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है, उसको अधिक मात्रा में एनर्जी मिलेगी और एक प्रकार से एनर्जी बूस्ट एक प्रकार से उसकी होगी। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन भी क्या है, प्रोटीन जो होता है यह भी पोषक तत्व है जो कि भोजन से ही हमको प्राप्त होता है। ये बात कर लेते हैं प्रोटीन कौन कौन से तत्वों में पाया जाता है और प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। अब जब हम एक बार बता दूं प्रोटीन वगैरह के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे, आपके सिलेबस में संकलित है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौणता रूप से, मतलब कि एक प्रकार से थोड़ा सा निचले स्तर पर, मतलब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ज़्यादा विस्तार से यहाँ पर नहीं, लेकिन हाँ आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रोटीन को हम दूध, दही, पनीर, मछली, मांस, अंडे, दाल हो गई तमाम सारी, जैसे कि तमाम सारी दालें हो गई, सोयाबीन हो गए, सूखे मेवे हो गए, मूंगफली हो गई, इन सभी से हमको क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। तो प्रोटीन आपको पता चल गई प्रोटीन किससे मिलती है। तो ये सब अगर चीज़ें आप ग्रहण करते हैं भोजन में तो इससे भी प्रोटीन मिलती है, और प्रोटीन भी शरीर के पोषक तत्वों के रूप में एक प्रकार से अनिवार्य तत्व मानी जाती है, और साथ ही साथ प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। नेक्स्ट बात की जाए, अब खंडबा पे आ जाते हैं हम। खंडबा में हमने क्या बताया था भाई, खंडबा में हमने बताया था नए तत्वों, मतलब तंतु मतलब क्या होता है, नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूटी फूटी मरम्मत करना। ये जो थी एक प्रकार से दूसरा तरीका था किसका, शारीरिक कार्य का। भोजन के शारीरिक कार्य में हमने क्या चर्चा कर लिया, ऊर्जा प्रदान करने के स्रोत, यानी कि जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, एक तो ऊर्जा हमको कौन, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करवाता है, दूसरा फैट, और तीसरा प्रोटीन। तो 3 चीज़ें हमको क्या करती है, ऊर्जा प्राप्त करवाती है। कार्बोहाइड्रेट में आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज का। आपने एक नाम सुना होगा, प्रचार आता था ग्लूकोन डी। अब ग्लूकोन डी आपने सुना था, ग्लूकोन डी आप जो है गर्मियों में अधिकतर आप टीवी पर प्रचार देखते होंगे, सीरियल वगैरह जब आता होगा घर में, तो जब वो प्रचार आता था ग्लूकोन डी का, तो ग्लूकोन डी क्या करती है, एक बैग एनर्जी आपको देती है, मतलब कि एकाएक सडनली आपको क्या करती है, एनर्जी प्रदान कर देती है, मतलब कि शक्ति प्रदान करती है। तो वह शक्ति किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट उसमें मिला रहता है, उसमें प्रोटीन वसा भी रहती है, बट कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा होता है थोड़ा सा, क्योंकि ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6 उसका सूत्र होता है, हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक। यहाँ पर देखें, नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की जो मरम्मत करना, मतलब शरीर में अगर कोई चीज़ टूट फूट जाए या कट जाए कहीं पर, या फिर कोई रोग हो, मतलब कि एक प्रकार से कुछ भी, मतलब रोग तो आपको सामने चर्चा करेंगे, लेकिन शरीर में कोई अगर तत्व आपका गड़बड़ हो गया तो उसकी मरम्मत कैसे हो, कोई चीज़ कमी हो गई शरीर में तो उसकी पूर्ति कैसे होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर, ये भोजन के भी कार्य होते हैं, भोजन के ही कार्य होते हैं। तो उन भोजन के कार्यों को हम चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखेंगे कोशिका। कोशिका, आपने बी फर्स्ट में कोशिका के बारे में जाना था कि कोशिका जो होती है विभिन्न कोशिकाओं को मिलकर के विभिन्न प्रकार की जो है एक ही इकाइयों की जो यूनिट्स होती हैं, यानी कि सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वह मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक मिलकर के अंगक बनते हैं, मतलब अंगकों के समूह को अंगतंत्र के समूह को शरीर कहते हैं, ठीक। तो कोशिका जो होती है हमारे शरीर की क्या है, न्यूनतम इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की क्या है भाई, कोशिका हमारे शरीर की क्या है, न्यूनतम इकाई है। इन इकाइयों का, मतलब इन कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। कोशिका किससे बनी होती है, तो प्रोटीन से बनी होती हैं।
जन्म से प्रौढ़ावस्था, मतलब कि जन्म आप लें, और प्रौढ़ावस्था मतलब होता है जब आपकी चौथी अवस्था चल रही हो। पहली अवस्था क्या होती है? पहली अवस्था आपकी शैशवावस्था, जन्म लेने के बाद में पहली अवस्था शैशवावस्था होती है। दूसरी अवस्था आपकी क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। तीसरी अवस्था क्या होती है आपकी? किशोरावस्था होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे। और जो चौथी अवस्था होती है कि प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक, तो मतलब जन्म से लेकर के यानी कि शैशवावस्था से लेकर के आप यहाँ पर प्रौढ़ावस्था की बात करें तो यहाँ पर देखें, जन्म से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विकास एवं क्रियाशीलता में अनेक कोशिकाओं एवं ऊतकों का क्या होता है? ह्रास होता है। ह्रास माने क्या होता है भाई? कमी। ह्रास माने क्या होता है? कमी। तो क्रियाशीलता से अनेक कोशिकाओं या ऊतकों का क्या होता है? ह्रास होता है, यानी कमी होती है। उनके स्थान पर नए ऊतकों का क्या होता है? निर्माण करके व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना प्रोटीन तत्वों का क्या होता है? कार्य होता है। मतलब प्रोटीन जो होते हैं, बस जो सेल्स होती हैं छोटी छोटी शरीर के अंदर, वो मर जाती हैं, क्योंकि जो सेल्स होती हैं यानी कोशिकाएं होती हैं, जो ऊतक होते हैं वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि पुराने हो जाते हैं। तो वो नए ऊतकों का निर्माण हो, चाहे नई कोशिकाओं का निर्माण हो, ये किसके माध्यम से होता है? प्रोटीन्स के माध्यम से होता है। और इस प्रकार से प्रोटीन जो होती है, चूँकि एक पोषक तत्व है, और पोषक तत्व जो होता है वो भोजन से हमको प्राप्त होता है, मतलब कि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उन पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। तो इसीलिए भोजन के कार्य में टूट फूट जो शरीर की होती है वह भी मरम्मत हो जाती है। ठीक, शरीर निर्माण में सहायक प्रमुख तत्व प्रोटीन, खनिज पदार्थ तथा जल हैं। इन पोषक तत्वों की को निम्नलिखित पोषक मतलब कि भोज्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। अब कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिससे हमें प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलती है, आइए बात कर लेते हैं। उसमें प्रोटीन में बात की जाए, प्रोटीन में अगर बात की जाए, हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की बात करें तो शरीर के निर्माण में जो है कार्य में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ पर यहीं पर बात करें थोड़ी सी, एक मिनट, हाँ, जहाँ बात की जाए शरीर की जीवित कोशिकाओं में होने वाले लगभग सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रोटीन का विशेष स्थान होता है। इसके अतिरिक्त शरीर के विकास में, वृद्धि में, शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में जैसे कि बाल्यावस्था, गर्भावस्था आदि में अंगों का विकास अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से होता है। ऐसी स्थिति में शरीर को प्रोटीन की क्या होती है? अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और प्रोटीन तत्वों को हम जैसे कि दूध में पा सकते हैं, दही में मिलती है, पनीर में, अंडा में, मांस में, सोयाबीन में, मूंगफली में, सूखे मेवे में और दालों में हमको प्रोटीन मिलती है अधिक मात्रा में। ठीक, तो ये प्रोटीन पाने के स्रोत हो गए, जो कि एक प्रकार से प्रोटीन का खास कार्य क्या होता है? जो टूटे फूटे चीज़ें होती शरीर में उनकी मरम्मत करना, ठीक है, यानी रिपेयरिंग करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खनिज पदार्थ की। अब खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स जो होते हैं, अंग्रेजी में मिनरल्स कहा जाता है खनिज पदार्थों को, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खनिज पदार्थ क्या होता है? शरीर के निर्माण में प्रोटीन के अतिरिक्त खनिज पदार्थों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन खनिज पदार्थों में कैल्शियम, फास्फोरस, मतलब आयरन, आयोडीन आदि का स्थान होता है, जो कि शरीर में जो टूटे फूटे अंग होते हैं या फिर जो अंदर कोशिकाएं टूटी होती हैं, ऊतक टूटे होते हैं, उनके निर्माण में बात की जाए तो ये जो खनिज लवण होते हैं, जो मतलब कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या फिर आयोडीन, ये सब क्या करते हैं? ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महती भूमिका निभाते हैं। तो इनको हम देखते हैं। तो फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम फास्फेट बनाता है। क्या फास्फोरस और कैल्शियम जब मिल जाते हैं तो कैल्शियम फास्फेट बन जाता है। और चूँकि जब यह बन जाता है तो इसका क्या कार्य होता है? फास्फोरस का जो कार्य होता है, फास्फोरस कैल्शियम से के साथ मिलकर के फास्फेट बनाता है, कैल्शियम फास्फेट बनता है। कैल्शियम फास्फेट जो होता है दांतों और हड्डियों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? दांतों और हड्डियों का निर्माण करते हैं। कौन? कैल्शियम फास्फेट। ओके, तो कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये दांतों का निर्माण करना हुआ। दांत अगर टूट जाते हैं, फिर दांत आपका जो है टूट गया, तो आपके दांत जो जमेंगे, क्योंकि दांत टूट गए हैं तो जमना किसके कारण से होगा? तो ये जो है खनिज पदार्थों के कारण होता है। खनिज पदार्थ मतलब कैल्शियम फास्फेट के आपके दांत बने हुए होते हैं। तो दांतों का बनना भी एक प्रकार से किस पर है? तो भोजन पर ही। और भोजन में किस में? तो बात की जाए ये जो है खनिज पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक, और भोजन में ही खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में योगदान करते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो है लोहा, लाल रक्त कणों जो लोहा होता है, यानी कि लोहा भी क्या है? एक आपका जो है खनिज लवण है या फिर खनिज तत्व है। यहाँ पर देखेंगे लोहा जो होता है लाल रक्त कण, यानी कि जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसी में जो पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन जो होता है उनके निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कौन? लोहा। हीमोग्लोबिन का जो हीम है वह भाग जो है लोहा होता है। हीमोग्लोबिन का जो हीम भाग है
वह लोहा ही होता है। तो हीमोग्लोबिन का हीम भाग लोहा होता है, जबकि जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है वह प्रोटीन का संयुक्त भाग होता है। यह दोनों मिलकर के यानी कि लोहा यानी कि खनिज जो पदार्थ और प्रोटीन मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाते हैं। यह हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को जीवित कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां कार्बोहाइड्रेट और वसा के कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्वों से रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का संचालन करती है। भोजन में आयोडीन तत्व की कमी के कारण से थायराइड ग्रंथि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित होता है, मतलब गलत तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस पर। इन खनिज तत्वों को हम निम्नलिखित जो है साधनों में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए कैल्शियम हमको कहाँ पर मिलेगा उसको देख लेते हैं। कैल्शियम कहाँ पर मिलेगा भाई? तो कैल्शियम जो आपका मिलेगा दूध में, दही में हो गया, हरी सब्जियों में हो गया, पनीर में हो गया। यहाँ पर कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? फिर से देखेंगे, दूध, दही, हरी सब्जियाँ और पनीर में जो है क्या पाया जाता है? कैल्शियम मिलता है हमको। आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में कैल्शियम किन किन स्थानों पर मिलता है, तो दूध, दही, हरी सब्जियाँ और पनीर। नेक्स्ट फास्फोरस। फास्फोरस कहाँ पर आपको मिलेगा? सोयाबीन अगर आप ग्रहण करेंगे तो मिलेगा। बात की जाए दालें, सबूत अनाज जो होता है, मतलब कि जो खड़े अनाज होते हैं उनमें जो है फास्फोरस मिलता है। अंडे में, यकृत में और गुर्दा में, तो इन सभी में क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है। नेक्स्ट आयोडीन कहाँ पर प्राप्त होगा आपको? तो आयोडीन जो होता है प्याज में, समुद्री मछली में हमको आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करें लोहा, तो लोहा बादाम में से हमको मिलता है। मुनक्का खाएँ आप, खजूर, हरी सब्जियाँ, यकृत, मांस, मछली, मतलब जितना भी मेवा वगैरह वाला प्रोडक्ट होता है अगर वह खाएंगे तो आपको लोहा प्राप्त होगा। ठीक है, यानी आयरन की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को जानने का प्रयास करते हैं। अब जल के बारे में समझ लेते हैं कि जल का क्या उपयोगिता होती है। शरीर के टूटे फूटे जो अंग होते हैं उनके निर्माण में, अर्थात नए तंतुओं के निर्माण में जो है उनकी जो टूटी फूटी जो होती है मरम्मत जो कैसी होती है, यानी शरीर के कोई अंग अगर टूट गया तो उसमें जल की क्या भूमिका होती है। हमने किसकी भूमिका समझी? हमने कार्बोहाइड्रेट की भूमिका समझी, हमने प्रोटीन की भूमिका समझी और साथ ही साथ हमने प्रोटीन की समझी, खनिज पदार्थ की समझी। ठीक है, और उसके बाद में हमने जो है अब जल के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद में हम जो है नेक्स्ट बात कर लेंगे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास किस प्रकार से होता है, इसको लेकर के इसकी क्या उपयोगिता होती है। ठीक, भोजन का क्या कार्य होता है। यहाँ पर देखेंगे जल, प्रोटीन एवं खनिज पदार्थों के अतिरिक्त शरीर निर्माण के तत्वों में जल की प्रमुख भूमिका होती है। और ध्यान रखेंगे इसमें यानी कि शरीर की जो मरम्मत करनी है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं आता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए हमने कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा वाले स्रोतों में रखा। मतलब ऊर्जा कौन प्राप्त करेगा हमको? तो ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। ऊर्जा हमको किससे मिलेगी? ऊर्जा हमको वसा से मिलेगी। ऊर्जा हमको प्रोटीन से मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रोटीन से क्या मिलता है हमको? ऊर्जा के साथ ही साथ नए तत्वों के निर्माण भी मिलते हैं। खनिज पदार्थों से भी ऐसा होता है कि नहीं, हमें क्या मिलता है? नए तत्वों का निर्माण, मतलब कि टूट फूट गई कोई वस्तु, मतलब कि शरीर के कोई अंग या कमी हो गई तो उसकी पूर्ति के लिए हमको प्रोटीन, खनिज लवण, मतलब खनिज पदार्थ और जो है जल की आवश्यकता होती है। जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता हो, प्रोटीन की आवश्यकता और जल की आवश्यकता होती है। ठीक, अब हम चर्चा कर रहे हैं जल के बारे में, जो कि इसका द्योतक है तो नए तंतुओं का निर्माण करने में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटीन एवं खनिज पदार्थों के अतिरिक्त शरीर निर्माण के तत्वों में जल की क्या है? प्रमुख भूमिका है। क्या है भाई? जल की प्रमुख भूमिका है। एक प्रकार से जल हमारे जीवन की अनिवार्यता है, मतलब कि अनिवार्य रूप से हमको जल चाहिए और उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, बिना जल के जीवन नहीं संभव है। जलम जीवनम। जल हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं एवं ऊतकों में पाया जाता है। हमारे शरीर में लगभग 60% से अधिक क्या होता है? जल पाया जाता है। लगभग 70% के आसपास जल होता है। विभिन्न कोशिकीय द्रव्यों के निर्माण में जल का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जल की प्राप्ति का प्रमुख साधन पेय पदार्थ होता है। पेय पदार्थ जितने भी आप ग्रहण करेंगे तो उससे क्या होगी? जल पूर्ति होगी आपकी। किंतु इसके अतिरिक्त रसीले फल हो गए कुछ, आप अगर खाएंगे तो उससे भी जल की पूर्ति हो जाती है। सब्जियां खाएंगे तो उससे भी हो जाती है, क्योंकि सब्जियों में जल की मात्रा पाई जाती है। आदि से इस प्रकार से हम जो है जल की पूर्ति कर लेंगे। जल तो की पूर्ति आप सभी लोग कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे थोड़ा सा हम बात करेंगे किसके बारे में? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना।
अब इसके परिप्रेक्ष्य में हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। शरीर के विकास में एवं उसकी क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा जनित तत्वों का जो है निर्माणक तत्वों के साथ सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। भोजन के साथ शरीर में पहुँचने वाले यह सुधारा मतलब कि सुरक्षात्मक तत्व हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा अंगों को सुचारू रूप से कार्य संचालन में सहायता पहुंचाते हैं। इन तत्वों के असंतुलन से शरीर का विकास जो होता है वो अभी प्रभावित होता है और व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित हो जाता है। इसका मतलब यह है जो यहाँ पर लिखी गई, मतलब कि अगर आपके शरीर में कोई रोग होना होता है तो उस रोग से लड़ने के लिए आपको कुछ किसी न किसी शक्ति की यानी कि किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो शक्ति हमको किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। अब भोजन में किन पोषक तत्वों की से मिलती है हमको? तो खनिज लवण से मिलती है हमको किन से मिलती है? तो हमको विटामिन से मिलती है, हमको प्रोटीन से मिलती है, हमको जल से मिलती है। आपने सुना होगा कि किन जो है विटामिन के कारण से कौन सा रोग हो गया, जैसे कि बात की विटामिन ए से रतौंधी हो गया, विटामिन बी से बेरी हो गया, विटामिन सी से बात की जाए स्कर्वी हो गया, विटामिन डी से रिकेट्स हो गया। इसी प्रकार से अन्य विटामिन की कमी से यानी कि विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? रोग हो जाते हैं। अब मान लेते हैं वो जो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हुई थी, अब आपके अंदर विटामिन ए की मात्रा अधिक हो जाती है। आप विटामिन ए ग्रहण करेंगे अधिक से अधिक मात्रा में तो क्या होगा? रतौंधी नामक रोग जो होगा आपका समाप्त हो जाएगा। अगर आपके अंदर विटामिन ए अधिक मात्रा में है तो आपको रतौंधी नामक रोग नहीं होगा। तो इस एक प्रकार से ये चीज़ें मतलब यहाँ पर आपको समझाई जा रही हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आगे हम खनिज लवण के बारे में कि खनिज लवण जो होता है किस प्रकार से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, चलिए खनिज लवण। खनिज लवण देखें यहाँ पर, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खनिज लवण अत्यंत आवश्यक तत्व होता है। इन तत्वों के द्वारा शरीर में अनेक महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाओं का संचालन होता है। इन तत्वों के द्वारा क्या होता है? शरीर में पानी का संतुलन तथा क्षार और अम्ल का संतुलन बना रहता है। खनिज लवण से क्या होता है? क्षार और जो अम्ल का संतुलन होता है वो बना रहता है और शरीर उदासीनता की तरफ अग्रसर रहता है। इन तत्वों के द्वारा शरीर में पानी का संतुलन और क्षार और अम्ल का संतुलन बना रहता है। इसके अतिरिक्त चोट आदि लगने पर निकलने वाले जो रक्त होते हैं उनका थक्का जमने की प्रक्रिया भी मतलब यही से सहायता, मतलब कि जो मान लेते हैं आपकी खून कहीं पर कट गया तो खून बहने लगता है और धीरे धीरे आप देखते होंगे खून जैसे पहले तो बहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा? जो रक्त का थक्का बन जाएगा और थक्का करके आपके घाव पर आगे आ जाएगा, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद हो आप देखते होंगे। तो वो क्या करेगा? वो खून को रोक देगा, खून को बहने नहीं देगा। तो एक प्रकार से इसमें कार्य जो है खनिज लवण का कार्य होता है। तो आप देखेंगे इसके अतिरिक्त चोट आदि लगने पर निकलने वाले रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में यह तत्व सहायता पहुंचाते हैं। इन तत्वों को हम हरी पत्तों वाले सब्जियों, सोयाबीन, अंडा, दाल, अनाज, दूध, दही, पनीर, सूखे मेवे, इन सभी को अगर हम खाएं तो हमें इन सभी किसकी प्राप्ति हो जाती है? तब हमको किसकी प्राप्ति होती है? तब हमको खनिज लवण की प्राप्ति हो जाती है। विटामिन्स की बात करें, विटामिन्स किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में? विटामिन्स जैसे आप अभी देखे होंगे कोरोना काल का चल रहा था तो लोग कह रहे हैं कि जो है अपना वो बढ़ाओ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या दिया गया था? यही खनिज लवण आपको मिले थे, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, जल, यही सब आपको मिलते हैं। इन्हीं सब तत्वों की अधिकता कर दी जाती है आपके जो है जो कुछ भी दवा बनती है। तो इम्यूनिटी बूस्टर जो होता है वो यही एक प्रकार से। ओके, चले तो विटामिन्स देख लेते हैं। विटामिन्स का प्रमुख कार्य जो है शरीर में रोगों से प्रतिरोध करने की क्षमता उत्पन्न करना है। आहार में मतलब रोग से लड़ने का मुख्य कार्य जो होता है विटामिन्स का ही होता है। आहार में इसकी कमी हो जाने पर शरीर दुर्बल हो जाता है तथा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि स्कर्वी विटामिन ई की कमी से, रिकेट्स यानी विटामिन डी की कमी से, बेरी जो है बी की कमी से, एनीमिया नामक रोग इत्यादि रोग हो जाते हैं। विटामिन्स मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। बात की जाए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन्स के ये सभी प्रकार शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं, अतः आहार में इनका दैनिक प्रयोग संतुलन जो होता है अति आवश्यक होता है। इन तत्वों को हम दूध
तथा दूध से बने पदार्थों यानी हरी व पीली नींबू की सब्जी हो गई, चाहे मिल जाए, चाहे दही, दूध, घी, मक्खन ये सब मिल जाए। साथ ही साथ बात की जाए नींबू, संतरा, आम ये सब फल मिल जाएँ, इन सभी से हमको विटामिन मिलती है। आलू, अंडा, मछली, यकृत, अनाज, गेहूँ, जौ, मक्का तथा सोयाबीन के जो है सबूत दाने हो गए, कोई किसी के सबूत दाने हो गए या मूंगफली के दाने हो गए, तो इन सभी से हमको क्या मिलता है, हमको जो है विटामिन मिलती है। ओके, जो कि क्या करती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है, जिसके कारण से आपके शरीर में कोई रोग होता है तो बिना दवा खाए आपकी शरीर उसको मैनेज कर सकती है। ठीक, आगे देखते हैं। तो प्रोटीन आप जो है प्रोटीन हमने आपको बताया, प्रोटीन नहीं बताया था ना अभी हमने क्या क्या चर्चा कर लिया, हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको क्या बता दिया मेरे भाई, हमने प्रोटीन बताया जो कि वो हमने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में हमने विटामिन, खनिज लवण समझा और विटामिन समझा। अब हमने प्रोटीन भी समझ लिया होगा शायद, कि प्रोटीन नहीं समझा था हमने, खनिज लवण विटामिन समझा, प्रोटीन नहीं समझा अभी। अब प्रोटीन देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, प्रोटीन देखते हैं। चलिए प्रोटीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य जो होता है शरीर निर्माण की दृष्टि से है। शरीर विकास की सामान्य अवस्थाओं जैसे शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा गर्भावस्था जैसी विशेष अवस्थाओं में जब शरीर के विकास की गति तीव्र होती है, आहार में प्रोटीन जो है तत्वों का पर्याप्त मात्रा में जो है उपलब्ध होना अति आवश्यक होता है। इसकी कमी से शरीर का स्वास्थ्य जो होता है विकास रुक जाता है और शरीर दुर्बल होकर के अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। प्रोटीन की प्राप्ति हम किससे कर सकते हैं, दूध हमको मिल जाए तो उससे हो जाएगी, दही, अंडा, मांस, सोयाबीन ये सब अगर आप ग्रहण करते तो इसमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, जो कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। नेक्स्ट बात की जाए जल की क्या भूमिका होती है, इसको समझ लेते हैं। जल यानी वाटर से हमारे मतलब शरीर में क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार से बढ़ती है, इसको देखते हैं। हमारे शरीर की सुरक्षा में जल का विशेष महत्व है। जब शरीर में उपस्थित अनेक द्रव्यों की मात्रा का नियंत्रण करना होता है या फिर करता है तथा उत्सर्जन की क्रिया में सहायक होता है। जल की प्राप्ति हम शुद्ध जल के अतिरिक्त पेय पदार्थों, रसीले फलों तथा सब्जियों आदि से कर सकते हैं। और जल भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अच्छी भूमिका निभाता है क्या करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मनोवैज्ञानिक कार्य के बारे में, यानी कि जो इसके मनोवैज्ञानिक कार्य हैं किसके, तो जो है जो मैं क्या पढ़ा रहा मतलब बता रहा था आपको अभी, मैंने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको सबसे पहले बताया हम क्या क्या चर्चा करें, हम भोजन की परिभाषा देखी, अर्थ को देखा हमने। भोजन के कार्य में हम भोजन का कार्य हम चर्चा कर रहे हैं। भोजन के कार्य में हमने आपको शारीरिक कार्य बता दिया, उसमें हमने ऊर्जा प्रदान करने की विधि मतलब ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, नए तंतुओं का निर्माण करना हुआ या टूट फूट हुआ हो गई शरीर में, उसकी मरम्मत करने में कैसे सहायक हो सकता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कैसे सहायक हो सकता है भोजन, इसको हमने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं, ये थे शारीरिक कार्य। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक कार्य के बारे में, यानी कि साइकोलॉजिकल फंक्शंस। मनोवैज्ञानिक कार्य में आप देखेंगे आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने क्या, यहाँ पर विधिवत रूप से समझने का प्रयास करें। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि भोजन केवल जो है क्षुधा शांत करने तथा शरीर के पोषक का मतलब कि पोषण का ही कार्य नहीं करता, अपितु वह व्यक्ति की अनुभूतियों को व्यक्त करने का एक उत्तम साधन भी होता है। एक गृहिणी के द्वारा उत्तम तरीके से पकाए जाने वाले भोजन को किसी अतिथि के सम्मुख बात की जाए, किसी अतिथि के सम्मुख कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना, जहां उस गृहिणी को जो है आत्मिक सुख पहुंचता है, वही उसकी स्वस्थ मनोवृत्ति भावनाओं का प्रदर्शन भी करता है। किसी व्यक्ति को भोजन के लिए आमंत्रित करने में उस व्यक्ति के प्रति आत्मीयता और मित्रता की अनुभूति होती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया भोजन व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करता है। अनेक बार घर परिवार की बहुत सी समस्याओं का निदान खाने के समय सब लोगों के मिलकर के बैठने के कारण ही संभव पाता है। मतलब कहने का कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य भोजन इसलिए करता है क्योंकि आप किसी को भोजन पर बुलाते हैं तो उसकी मानसिक दशा का पता चल जाता है और साथ ही साथ आपका मानसिक मिलाप भी हो जाता है। क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ जो है मानव शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका जो है क्या रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा।
और चूँकि शरीर आपका स्वस्थ तभी रहेगा जब आप भोजन अच्छे तरीके से लेंगे, और जब भोजन अच्छे तरीके से लेंगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, इस कारण से आपका जो है मन भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए मानसिक कार्य भी भोजन का ही रहता है। मनोवैज्ञानिक कार्य बहुत अधिक मात्रा में मानसिक कार्य करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से आप मान लेते हैं किसी परिवार में पूरा झगड़ा हुआ है, अब आप लोग साथ में बैठ कर अगर खाने लगे साथ में, तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण से कि सभी लोग साथ में बैठे हैं, सभी लोग मनोवैज्ञानिक कार्य से कोई जो झगड़ा है, फिर कोई मुद्दा छिड़ा है, उस मुद्दे का निदान आप खाते समय कर सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे सामाजिक कार्य के बारे में। सामाजिक कार्य में क्या जो है भूमिका है भोजन की। सामाजिक कार्य में देखेंगे, मानव एक सामाजिक प्राणी है। जिस तरह एक परिवार की रचना कुछ सदस्यों के द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार समाज की रचना परिवार व कुटुंबों के द्वारा होती है। व्यक्ति आपस में भावनाओं का आदान प्रदान करके अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। इस आदान प्रदान का एक माध्यम भोजन भी होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रेम, मित्रता, सहयोग आदि भावनाओं को प्रदर्शित करता है। मतलब कि समाज में भोजन की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। आपके जो संबंध होते हैं तभी मधुर बनेंगे जब आप उसको भोजन करवाएं या फिर वह आपको भोजन करवाए। तो भोजन करवाते करवाते आप कहते हैं ना कि ये कैसे मान लेते हैं, आप दो लोग साथ में हैं तो डेट पर किसी को ले जा रहे हैं, तो एक प्रकार से क्या बनना है, आप दोनों के बीच में संबंध जो होती है मधुरम में स्थापित हो रहे हैं, अच्छे संबंध बन रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से कार्य होता है भोजन का। तो भोजन के कई कार्य होते हैं। ठीक, तो भोजन बिछड़ों को मिला भी देता है। ठीक, और यह बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ तक आपने भोजन के बारे में विस्तार समझ लिया। अब थोड़ा सा हम और आगे इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक, यहाँ पर भोजन के जो है वर्गीकरण को देख लेते हैं। भोजन का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे भोजन का वर्गीकरण, कार्य अनुसार भोजन का वर्गीकरण। जैसे कार्य के आधार पर हमने भोजन का वर्गीकरण 3 तरीके से हम कर सकते हैं। आपसे पूछेगा कार्यानुसार भोजन का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार कौन सा है, निर्माणकारी भोजन। दूसरा प्रकार का भोजन कौन सा है, प्रतिवर्धक ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। और तीसरा कार्य कौन सा है, मतलब कि तीसरा प्रकार कौन सा है, नियामक या सुरक्षात्मक भोजन। तो 3 प्रकार आपके सामने यहीं पर लिखे हुए हैं, चार्ट ये पे देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। पहला कार्य मतलब निर्माणकारी भोजन में प्रोटीन हो गया आपका। प्रोटीन में मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध, दही, दालें, बीज, मेवे जो सूखे होते हैं, अनाज, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि निर्माणकारी भोजन होते हैं, निर्माणकारी भोजन। ठीक, नेक्स्ट जो है खनिज लवण, कैल्शियम, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, इन सब में पाया जाता है। लोहा, मांस, मछली, अंडा, दालें, ये सब जो होते हैं निर्माणकारी भोजन होते हैं। ठीक, निर्माणकारी। प्रतिवर्धक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, मतलब कि जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमने अभी अभी आपको सारी बातें विस्तार से समझाई, उसका एक चार्ट ये है। ठीक है, ये वर्गीकरण है भोजन का। और वर्गीकरण क्या समझा हमने, कार्य के आधार पर हमने भोजन का कार्य सबसे पहले इसीलिए समझ लिया ताकि आपको ये चार्ट जब समझाऊँ तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो कि आपके शरीर को बनाते हैं, कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो आपको शक्ति प्रदान करते हैं, शक्तिवर्धक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नियामक यानी सुरक्षात्मक भोजन होते हैं, मतलब की बात की जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखेंगे शर्करा आप लेंगे, चीनी, गुड़ लेंगे तो ये सब ऊर्जा आपको मिलेगी, इससे मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा। नेक्स्ट स्टार्च यानी अनाज, आलू, शकरकंद, केला, वसा लेंगे, घी, मक्खन, तेल, क्रीम, पनीर, सूखे मेवे, ये सब क्या है, ये सब शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगे। ठीक, और ये क्या करेंगे, शरीर का निर्माण करेंगे आपके। ठीक, और ये बात की जाए तो नियामक या सुरक्षक होंगे। जो 3 प्रकार हमने अभी अभी आपको शुरुआत में बताए थे, कौन कौन से प्रकार हमने आपको बताए थे। मैं जब शारीरिक जो है विकास समझ रहा, मतलब कि भोजन के शारीरिक कार्य को समझ रहा था, तो हमने उसमें 3 कैटेगरी आपको बताई थी कि ऊर्जा प्रदान करना एक भोजन का कार्य होता है, एक नए तंतुओं का निर्माण करना या फिर उनकी टूट फूट की मरम्मत करना, और तीसरा हमने बताया था कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना भोजन का कार्य होता है। तो यही 3 आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर नियामक या सुरक्षात्मक भोजन के कार्यों में आप देखेंगे, यहाँ पर मतलब उसका वर्गीकरण में देख लेंगे कि विटामिन्स बात की जाए, मांस, मछली का तेल, हरी पीली सब्जियां, रसीले फल, बीज, अनाज, दूध, अंडा, क्रीम, ये सब विटामिन्स में मिलते हैं। और विटामिन्स जो होते हैं मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, इनक्रेज करते हैं। विटामिन्स की अगर बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा, उससे रोग आपके शरीर में कम आएगा। ठीक, आगे खनिज लवण होते हैं, हरी सब्जियां, खनिज लवण किसमें, मतलब हरी सब्जियों में, मेवे में, फल फूल, दूध में, इन सब में खनिज लवण पाया जाता है। और जो है दूध, अंडा, क्रीम, रसीले फल, बीज, अनाज, पीली सब्जियां, मांस, मछली, इन सब में जो है विटामिन पाए जाते हैं। चीनी, शर्करा, गुण, इन सब में शर्करा मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी अनाज, आलू, शकरकंद, केला, इन सभी में स्टार्च पाया जाता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। ये ऊर्जा प्रदान करते कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा कौन कौन से प्राप्त करवाते हैं इसको देख लीजिए। तो ऊर्जा प्राप्त करने में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा
कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती हैं आपको ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि भोजन के ही तत्व हैं। नेक्स्ट बात की जाए अगर शरीर आपको बनाना, शरीर आपकी बनने की बात की जाए, यानी कि निर्माणकारी भोजन की बात की जाए, निर्माणकारी मतलब अगर कोई आपका अंग टूट फूट गया, फिर मरम्मतीकरण करना हुआ, तो आप प्रोटीन उसमें मदद करती है, जो कि प्रोटीन से ही बना होता है आपका कौन सेल्स, यानी कि इकाई जो होती है, मतलब कि जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोटीन से ही बनी होती हैं। और नेक्स्ट बात की जाए खनिज लवण, खनिज लवण भी, और खनिज लवण और प्रोटीन जो होते हैं, या दो जो हैं कौन है, ये दो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमने आपको बताया कि निर्माणकारी चीज़ों में, मतलब कोई शरीर का निर्माण हुआ तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट नियामक या फिर सुरक्षात्मक भोजन में बात की जाए, तो इसमें बात की जाए जैसे कि नियामक या फिर जो है सुरक्षात्मक, आपको रोग से रक्षा करने वाले जो भोजन है, यानी उनमें विटामिन्स और हरी सब मतलब कि खनिज लवण आ जाते हैं। ठीक, खनिज लवण इंपॉर्टेंट कामन किस में है, कोई अंग निर्माण नहीं हो रहा तो उसके निर्माण करने में भी इंपॉर्टेंट है, यानी दांत आपका टूट गया तो दांत आपका जमेगा, तो इसमें कौन सा कैल्शियम फास्फेट से भी मतलब कैल्शियम फास्फेट से ही दांत जमते हैं। कैल्शियम फास्फेट जो एक प्रकार से क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस दो तत्वों से मिलकर के बना क्रिया के फलस्वरूप। तो यहाँ तक इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए होंगे। तो जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चैप्टर 1 आज का यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम क्या बात करेंगे, जो अगला चैप्टर होगा आपका, उसके अंतर्गत हम किसके बारे में, पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हम पोषण के बारे में चर्चा करेंगे। और एक राय आपसे यह मांगना चाहता हूँ, एक राय मेरे प्यारे दोस्तों आपसे यह मांगना चाह रहा हूँ कि आप लोग यह ज़रूर बताएं कि यह जो वीडियो, ये पीपीटी के माध्यम से जो हमने पढ़ाई, ये इंपॉर्टेंट मतलब ऐसी वीडियो आपको चाहिए, मतलब कि आप बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि वाइट बोर्ड पर पढ़ाएं उसको आपको, या फिर यहाँ पर ऐसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया इस तरीके से पढ़ा दिया है, ये आपको सही लगा। सही तो खैर बोर्ड पर लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, अगर ये सही लगे तो यही बताइए, मैं अच्छी इसी तरीके से आपको वीडियो देने का प्रयास करूँगा। ये वीडियो लाइट रहे या फिर ना रहे, या फिर लाइट जाए या ना जाए, कोई दिक्कत नहीं होती इससे, उसमें लाइट अगर चली गई तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो आप बताएं, अगर इसमें सेटिस्फाई हो जा रहे हैं इस तरीके से, तो आपको अच्छा ये लगेगा, मतलब कि इसमें क्या है, आपको आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही, सारी चीज़ें दिख पा रही होंगी। तो आप बताएं, जैसा भी आप वो चीज़ समझे मैं आपको उसी तरीके से करवाऊँगा। एक प्रकार से हमने सोचा कि ये एक प्रकार से वीडियो आपको दें, इसमें आपको आपकी राय क्या होती है, उसी राय के लिए वीडियो हमने बनाई। तो आपकी राय क्या है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें, ज़रूर अपनी राय ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।